टॉक की प्रेजेंटेशन में खुश आमदीद। अगर आपने सेंटर ऑफ मार्स वाली वीडियो देखी है जो आपको देखनी चाहिए थी, तो शायद आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि टॉक क्या है, और अब हम इसको मज़ीद तफसील से देखेंगे। आम तौर पर सेंटर ऑफ मार्स वाली वीडियो से हमने ये सीखा कि अगर ये एक रूलर है और ये इस रूलर का सेंटर ऑफ मार्स है, और अगर मैं सेंटर ऑफ मार्स पर फोर्स लगाऊं तो मैं पूरे रूलर को फोर्स की सिम्प में एक्सेलरेट कर सकती हूँ। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा रही हूँ तो पूरा रूलर इसी सिम्प में एक्सेलरेट करेगा, और हम ये हिसाब करेंगे कि जितनी फोर्स हम लगा रहे हैं इसे रूलर के मास पर तकसीम कर दें। और इसी सेंटर ऑफ मार्स वाली वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगर फोर्स यहाँ लगाई जाए सेंटर ऑफ मार्स से दूर तो क्या होगा। तो इस सूरत में चीज़ फर्ज करें कि ये आज़ाद घूमने वाली चीज़ है, जैसे स्पेस शटल पर है या कुछ और, तो ये सेंटर ऑफ मार्स के गर्द घूमेगा। और ये बात तब भी दुरुस्त है अगर हमने सेंटर ऑफ मार्स इस्तेमाल न किया हो, बल्कि हमने नुक्ते को मुकर्रर कर दिया तो फर्ज करें ये एक और रोलर है, हालांकि इसकी ऊंचाई पिछले वाले से कम है। सेंटर ऑफ मार्स की फिक्र करने के बजाय फर्ज करें कि ये यहाँ एक नुक्ते पर मुकर्रर है। फर्ज करें ये यहाँ मुकर्रर है तो ये कुछ इस तरह है। ये हो सकता है ये बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह है और इसे घड़ी के पीछे कील से लगा दिया गया है। तो अगर हम इसे घुमाने की कोशिश करें तो ये हमेशा इसी नुक्ते के गिर्द घूमेगा, और यही बात फिर होगी। अगर मैं इस नुक्ते पर फोर्स लगाऊं तो शायद मैं घड़ी के पीछे से कील तोड़ सकती हूं या कुछ, लेकिन मैं सुई या फट्टे या जो भी आप इसे कहना चाहें इसे घुमा नहीं पाऊंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊं तो मैं फट्टे को पिवट वाले नुक्ते के गिर्द घुमा सकती हूँ, और ये फोर्स जो लगाई गई है पिवट पॉइंट यानी पिवट के नुक्ते से कुछ फासले पर, या हम कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ मार्स से, इसे टॉक कहते हैं। और टॉक के लिए जो हर्फ है या वो ये यूनानी हर्फ है, मेरा ख्याल है इसे ताओ कहते हैं। ये एक बलदार टी है और टॉक की वजाहत की जाती है यानी फोर्स ज़रब डिस्टेंस। और ये कौन सी फोर्स और कौन सी डिस्टेंस है? ये वो फोर्स है जो किसी चीज़ के साथ परपेंडिकुलर या खड़ा हो। मेरा ख्याल है आप इसे डिस्टेंस यानी फासला वेक्टर के लिहाज से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस वेक्टर है तो मैं इसे किसी और रंग में दिखाती हूँ। अगर ये डिस्टेंस वेक्टर है तो फोर्स का वो हिस्सा जो इस डिस्टेंस वेक्टर के परपेंडिकुलर है वही होगा, और यही टॉक है। तो इसकी यूनिट्स क्या हैं? फोर्स न्यूटन है और डिस्टेंस मीटर्स है, तो ये है न्यूटन मीटर्स। और आप कहेंगे अरे सारा, न्यूटन ज़रब मीटर्स, फोर्स ज़रब डिस्टेंस, ये तो बिल्कुल वर्ड जैसा लग रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वर्ड नहीं है, इसीलिए हम इसे जूल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्ड में हम क्या करते हैं, हाँ, बेक चीज़ का तर्जुमा कर रहे होते हैं। अगर ये चीज़ है और मैं फोर्स लगा रही हूँ तो मैं फोर्स को इस डिस्टेंस पर ले जा रही हूँ जो फोर्स की सिम्प में है। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस और फोर्स एक दूसरे के मतवाजी यानी पैरेलल हैं। आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर और फोर्स वेक्टर एक ही सिम्प में हैं इस हालत में, और जाहिर है ये ट्रांसलेशनल है, पूरी चीज़ बस हरकत कर रही है, ये घूम नहीं रहा या कुछ और नहीं हो रहा। टॉक की हालत में मैं रंग बदल लेती हूँ। डिस्टेंस वेक्टर ये डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर है इस फोर्स की जो लगाई जा रही है। तो टॉक और वर्क बुनियादी तौर पर दो अलग चीज़ें हैं, चाहे उनकी यूनिट्स एक जैसी हों, और ये तरकीब का थोड़ा सा फ़र्क है। इस डिस्टेंस को अक्सर मोमेंट आर्म डिस्टेंस कहा जाता है, और मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। शायद आप में से कोई मुझे मैसेज लिखकर बता दे कि ये कहाँ से आया। और अक्सर आपकी जमात में लोग टॉक को अक्सर मोमेंट भी कहते हैं, लेकिन हम टॉक ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और ये ज़्यादा मज़े की बात है क्योंकि आखिर में हम टॉक हॉर्स पावर जैसे ख्यालात को भी समझ सकेंगे जैसे गाड़ियों में होता है। तो अब थोड़ा सा रियाजी करते हैं।
امید ہے میں نے آپ کو تھوڑا سا خیال دے دیا ہے۔ تو فرض کریں میرے پاس یہ رولر ہے اور فرض کریں کہ اس کا پیوٹ پوائنٹ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی نقطے کے گرد گھومے گا، جیسے اسے دیوار پر کیل سے لگایا گیا ہو یا کچھ ایسا۔ اور فرض کریں کہ میں ایک فورس لگاتی ہوں، فرض کریں مومنٹ آن ڈسٹینس۔ تو فرض کریں کہ یہ ڈسٹینس میں اسے دوسرے رنگ میں کر لیتی ہوں۔ فرض کریں کہ یہ ڈسٹینس یہاں 10 میٹر ہے اور میں یہاں ایک فورس لگاؤں 5 نیوٹن کی، جو ڈسٹینس ویکٹر کے پرپینڈیکولر ہو یا اس طول و عرض کے پرپینڈیکولر ہو۔ مومنٹ آرم کی آپ دونوں طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس حالت میں ٹارک کافی آسان ہے۔ ٹارک برابر ہوگا فورس کے، یعنی 5 نیوٹن ضرب ڈسٹینس 10، تو یہ ہو جائے گا 50 نیوٹن میٹرز۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے، اچھا بتائیں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ ٹارک مثبت ہے یا منفی؟ اور یہاں فزکس میں ایک جنرل آربیٹری کنونشن ہے اور یہ جاننا اچھا ہے۔ اگر آپ گھما رہے ہیں گھڑی کی سمت تو ٹارک منفی ہوتا ہے۔ اچھا میں دوسری طرف سے بتاتی ہوں، اگر آپ گھما یعنی روٹیٹ کر رہے ہیں مخالف گھڑی کی سمت، جیسے ہم اس مثال میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مخالف گھڑی کی سمت میں روٹیٹ کر رہے ہیں، یعنی اس سمت میں جو گہری کی حرکت کے مخالف ہے، تو ٹارک مثبت ہے۔ اور اگر آپ گھڑی کی سمت میں روٹیٹ کریں یعنی دوسری طرف، تو ٹارک منفی ہوگا، تو گھڑی کی سمت منفی ہے۔ اور میں ابھی پورے فزکس میں نہیں جا رہی، یعنی پورا کراس پروڈکٹ اور لینئر الجبرا آف ٹارک، کیونکہ میرا خیال ہے یہ ابھی تھوڑا سا دائرہ کار سے باہر ہے، لیکن ہم یہ تب کریں گے جب ہم زیادہ ریاضیاتی طور پر شدید فزکس کریں گے۔ تو ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہاں 50 نیوٹن میٹرز کا ٹارک ہے اور یہی ٹارک اس چیز پر لگ رہا ہے، تو یہ اسی سمت میں روٹیٹ کرے گا۔ اور ہمارے پاس ابھی وضع نہیں ہے کہ ہم یہ نکال سکیں کہ یہ کتنی تیزی سے روٹیٹ کرے گا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ روٹیٹ کرے گا اور یہ تھوڑا بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ چیز روٹیٹ نہیں کر رہا اور یہاں ایک اور فورس لگ رہی ہے جو یہاں لگ رہی ہے، اور فرض کرے کہ وہ فورس فرض کرے کہ وہ فورس ہے، مجھے نہیں پتا، میں کچھ خود سے بنا لیتی ہوں۔ یہ 5 میٹر ہے پیوٹ پوائنٹ کے بائیں طرف، تو میں ایک الگ کارڈ بناتی ہوں۔ یہ 5 میٹر ہے پیوٹ پوائنٹ کے بائیں طرف، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز روٹیٹ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ٹارک اس فٹے پر 0 ہونا چاہیے، کیونکہ اس روٹیشن کی رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ مجھے تھوڑا زیادہ درست ہونا چاہیے۔ اگر میں یہاں کوئی فورس لگا رہی ہوں اور پھر بھی روٹیٹ نہیں کر رہا، تو ہمیں پتا ہے کہ نیٹ فورس یعنی نیٹ ٹارک اس چیز پر 0 ہے۔ تو کیا ہے یہاں کون سی فورس لگ رہی ہے؟ اچھا نیٹ ٹارک کیا ہے؟ یہ وہی ٹارک ہے جو ہم پہلے نکال چکے ہیں، اور یہ گھڑی کی سمت میں جا رہا ہے، تو یہ 5، ہم اسے ایک روشن رنگ میں کرتے ہیں، 5 ضرب 10، اور پھر نیٹ ٹارک یعنی جتنے بھی ٹارک ہیں ان سب کا مجموعہ 0 ہونا چاہیے۔ تو یہ ٹارک کیا ہے؟ تو اسے ہم F کہتے ہیں، یہ وہ فورس ہے، تو مثبت۔ اچھا یہ فورس کس سمت میں حرکت کر رہی ہے؟ گھڑی کی سمت یا مخالف گھڑی کی سمت میں حرکت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فورس چاہتی ہے کہ رولر اس طرف گھومے، تو یہ اصل میں منفی ٹارک ہوگا۔ تو فرض کریں یہاں منفی نمبر لکھیں ضرب F، اور اس کے مومنٹ آرم ڈسٹینس سے ضرب دیں یعنی 5 سے، اور یہ سب کچھ مل کر 0 کے برابر ہونا چاہیے۔ نیٹ ٹارک 0 ہے کیونکہ چیز کی روٹیشن کی رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یا اگر وہ شروع میں روٹیٹ نہیں کر رہا تھا تو اب بھی روٹیٹ نہیں کر رہا۔ تو یہاں ہمیں ملتا ہے 50 منفی 5 F برابر ہے 0، 50 برابر ہے 5 F برابر ہے 10۔
और अगर हम यूनिट्स की आखिर तक पाबंदी करें तो हमें मिलेगा कि F बराबर है 10 न्यूटन। ये तो दिलचस्प है। मैंने दोगुनी फोर्स आधे डिस्टेंस पर लगाई और इसने इसे तवाज़न दे दिया, आधी फोर्स दोगुने डिस्टेंस पर। और ये सब कुछ मैकेनिकल फायदे से जुड़ता है ना? आप इसे दूसरी तरह भी देख सकते हैं। अगर फर्ज करें ये लोग हैं जो ये फोर्सेस लगा रहे हैं, तो ये जो बंदा यहाँ है ये 10 न्यूटन लगा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। ये इस बंदे से दोगुना ताकतवर है, लेकिन क्योंकि ये बंदा पिवट पॉइंट से दोगुना दूर है, इसलिए ये दूसरे बंदे को तवाज़ुन दे देता है। तो आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि इस बंदे को कुछ मैकेनिकल फ़ायदा है। और अगर आपको थोड़ी उलझन हो मैकेनिकल फ़ायदे में, तो मैकेनिकल फ़ायदा की वीडियोस देखें। लेकिन यही वो जगह है जहां टॉर्क काम आता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की रोटेशन की रफ्तार नहीं बदल रही तो आपको पता है कि इस चीज़ पर नेट टॉर्क सिफर है, और फिर आप फोर्सेस या डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। मेरा वक्त ख़त्म होने वाला है, तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी।